लोग हैं वो मीडिया से नदारत हैं। आखिर क्या वजह है जो आप लोग आजकल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या किन कारणों की वजह से आप लोग सोशल मीडिया या मीडिया पर नहीं हैं? ये देखने का नज़रिया है, तरीका है कि सोशल मीडिया पे हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं कोई संस्था नहीं चलाता या मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। अपने तनख्वाह के पैसे से भी घर चलाना होता है और सामाजिक आंदोलन भी करना पड़ता है। तो आपने देखा हुआ है कोरोना काल के दौरान हमने यूट्यूब चैनल भी चलाया था अम्बेडकर नामा। और चूँकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो इसमें आदमी को सोचने समझने का, अपने को परखने का, तराशने का भी, अपना क्रिटिकल असेसमेंट करने का भी मौका मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए बैठकर, तो अम्बेडकर नामा चलाया और काफ़ी लोग उसको देखते हैं। लेकिन हमारे जो साथी थे उनसे क्षमा मांगी थी कि मैं जिस घर में रहता हूँ, देखिए मेरे पास 23 वर्ष नौकरी करने के बावजूद मेरे पास न तो घर है, न ज़मीन है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इस सरकारी घर में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। और ये कॉलोनियल हेरिटेज हाउस है, 1911 का है, 110 साल पुराना है तकरीबन। तो एक बार पहले रेनोवेट करवाया था और कोरोना के टाइम में मुझे ये अवसर मिल गया कि मैं इसको जो है रेनोवेट करवाऊँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने कितना ये सब इतना बहुत ही अनसिक्योर था। सारा ग्रिल लगाया गया है, फातिमा फुले बैठक बनाया है, बाथरूम रेनोवेट हुआ है, गेस्ट हाउस रेनोवेट हुआ है, चारों तरफ फेंसिंग का काम चल रहा है क्योंकि ये पूरे 5 एकड़ एरिया में अकेले ये बंगला है। तो सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है और हम लोग थोड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो घर चू रहा है तो रहने के लिए भी मैं थोड़ी अकेले हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यह भी एक तरह का सोशल काम ही है कि दिल्ली में यह एक प्रतीक है जहाँ हम लोग 10-20 आदमी बैठ के बात कर सकते हैं, एकेडमिक बात कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। तो मैं पिछले 2 महीने से मेरा अम्बेडकर नामा भी बहुत डिस्टर्ब है, वो चल नहीं पा रहा है। बिकॉज़ इधर आपको मैंने दिखाया, देखिए सामान कैसे बिखरे पड़े हैं इधर। विक्रम को बोलेंगे ज़रा ये विजुअल्स दिखा दें, कैसे बिखरे पड़े हैं, स्टडी रूम टूटा पड़ा है। लेकिन बहुत जल्दी हमारी वापसी होगी और रोज़ रोज़ 2 लाइन लिखने से बेहतर है कि कोई वैचारिक विमर्श पैदा किया जाए। तो अम्बेडकर नामा के थ्रू थोड़ी बहुत सफलता हमें मिली थी। वो सुन रहे थे हमारे साथी और वो गंभीर बातें हैं लोगों के बीच जा रही है। तो बस 10-15 दिन की बात है। ये भी हाँ, ये वजह है और इसलिए मैं गायब नहीं था। मैं रचनात्मक कार्य कर रहा था। चाहे मैं अपना घर अगर रेनोवेट करा रहा हूँ, 18 साल रहना है, तो ये भी एक तरह का सिंबल है। ये भी रचनात्मक कार्य है। मैं कोई डिस्ट्रक्टिव काम में नहीं था और पढ़ना लिखना भी एक रचनात्मक कार्य है। कॉलेज खुल गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब 10 दिन कम से कम मुझे लगेगा सेटल होने में। उसके बाद फिर फुल फॉर्म में अपना अम्बेडकर नामा में आऊँगा और आप सब से खूब खुल के बात भी करूँगा। लेकिन सर आज कल देखा जा रहा है समाज में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है परशुराम को लेकर। जी। जैसे मायावती का स्टेटमेंट आता कि हम मूर्तियां बनवाएंगे, अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम मूर्तियां बनवाएंगे। इस बहस को आप कैसे देखते हैं सर? कुछ लोग इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए ऐसा है, जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान, देखिए हमारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं। वो कई बार कहते हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ, कई बार बोलते हैं 22 प्रतिज्ञा लो। अगर संविधान को मानते हैं तो वहाँ रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। तो ये अखिलेश जी का या मायावती जी का ये डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जिस भी धर्म में उनकी आस्था है वो उसको फॉलो कर सकते, जिनकी मर्जी है उनकी मूर्ति बनवा लें। लेकिन ये तो समाज को तय करना है ना कि उसका नेतृत्व उसको किस दिशा में लेकर जाएगा। अगर परशुराम की मूर्ति बनाने से रेलवे का निजीकरण रुक जाएगा, विश्वविद्यालय के जो खस्ता हाल है वो रुक जाएगा, जो दलितों पे बढ़ती, पिछड़ों पे बढ़ती हिंसा है वो रुक जाएगा, है ना, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आरक्षण बच जाएगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो जाएगा। तो नेता हैं, वो जरूर बनवाए, उनको कई तरह के उनके फॉलोअर्स होंगे। लेकिन अगर परशुराम की मूर्ति बनाने से आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या वोट बैंक की राजनीति? अब वोट बैंक में अगर आप ब्राह्मण को सिर्फ खुश करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट नहीं, बात है कि वोट तो उनका कम है। हाँ, उनके तो क्या मकसद हो सकता है? मकसद ये है कि उनके सारे संस्थान पे ब्राह्मणों का ज़्यादातर कब्जा है, सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा है। तो इसलिए वो तो पूरा माहौल बनाता है ना। इसलिए आप बहुजन होके भी गुलाम हैं और अल्पजन होके भी शासक है, क्योंकि वो माहौल बनाता है। हम लोग 5 साल से 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, अपने जेब से खर्च होता है, किसी से चंदा नहीं लिया अभी। तो जब अपने जेब से खर्च होता है, जब ये काम, तब भी समाज को हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि समस्या कहीं ना कहीं है। वो हमारी बात को सुन लेगा, भाषण सुन लेगा, बहुत बढ़िया बोले प्रोफेसर साहब, लेकिन वोट देने का पैटर्न कुछ और ही होगा।
तो ये तो समाज को तय करना है कि उसको किस तरह का नेतृत्व चाहिए, कि उनको सिंबल्स की एक राजनीति होती है। अगर आप बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं या लोहिया के नाम पे राजनीति करते हैं, तो उस धारा को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो कह क्या रहे थे। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें रिलीजियस फ्रीडम है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने धार्मिक स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए। तो लेकिन जब आप इस तरह का अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको सीधा ये दावा ठोकना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूँ। ये आपको दावा ठोकिए ना, उसका ये तो पैकेज डील है ना। परशुराम या फिर हिंदू धर्म ये कोई आइसोलेशन में नहीं है, पूरा पैकेज डील आया हुआ है। तो क्या परशुराम राम जो हैं उनका बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं हो सकता? अब ये तो जो लोग हल्ला कर रहे हैं उनसे बताइए, हम तो कह नहीं सकते हैं कि हमने हैं सर, तो आपको हमने तो पढ़ा है काशी प्रसाद जायसवाल जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि तो फिक्टिशियस फैब्रिकेटेड अवतार है परशुराम। राष्ट्रवादी इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि मिथ ही इतिहास है, मिथ को ही इतिहास बना रहे हैं, और जो असली इतिहास है उसको दबा दिया जा रहा है। और क्या बताया जाए, पूरा एपिसोड आपने देखा ही होगा, जितने बुद्धिस्ट साइट से जितने सेंटर्स थे उस पर कब्जा कर लिया गया है। मैंने तो अपनी किताब में लिखा है, रामेश्वरम धाम पे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 1910 में लेख लिखा था कि जितने बड़े बड़े बुद्धिस्ट मठ थे, सेंटर्स थे, उस पर कब्जा हो चुका है। और उसमें कथा किंवदंती कहानी बनाकर और उसको पूरा पुराण और दसियों हजार साल से जोड़ा जा रहा है। इस पे तो हमारे नेता कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे नेताओं ने सिर्फ राजनीति की है। राजनीति मतलब एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम बनने का। ऑल्टरनेटिव कल्चर पे काम नहीं किया है। अगर ऑल्टरनेटिव कल्चर पे काम किए रहते, जैसे आज जन्माष्टमी है, तो मैंने कल लिखा कि जय श्री कृष्ण, कौन सा वाला कृष्ण, कि कृष्ण एक नहीं है। कृष्ण का पूरा एक देखेंगे, पूरी एक ट्रेडिशन है जो वैदिक काल से आ रहा है। इंद्र के खिलाफ कृष्ण लड़ रहा है, ये ट्राइब है एक। और धीरे धीरे बाद में देखेंगे कि भगवत गीता आते आते पूरा कृष्ण का कैरेक्टर बदल जाता है और पूरा वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में कृष्ण का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब देखिए, ब्राह्मण का स्मार्टनेस देखिए, वो सारे जो विपरीत हम उसके धारा के लोग थे, जैसे बुद्ध को भी अवतार बना दिया विष्णु का, तो कृष्ण को एसिमिलेट कर लिया गया और अपने विचार को उनके मुंह से कहलवाया गया। तो जब आप अपना इतिहास नहीं तलाशेंगे कि अभीर ट्राइब्स क्या था, कृष्ण कहाँ से आ रहा है, कौन सा ट्रेडिशन है, कैसे उसको कब्जा कर लिया गया कृष्ण पे, तो आप नहीं काम करेंगे। तो जो लोग डोमिनेंट नैरेटिव तैयार करते हैं, तो वो तो सब लोग कह रहा है कि भगवत गीता, आपके पास तो कोई आइडियाज़ ही नहीं है, ना कोई किताब है, ना आर्टिकल है। तो जब तक अल्टरनेटिव कल्चर नहीं तैयार करेंगे, पेरियार जो है क्यों अभी तक तमिलनाडु में रेलेवेंट हैं? उन्होंने पूरा राज सत्ता को वहाँ हिला कर रख दिया। अब उनको इग्नोर करके कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपको नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा। और मैं खास तौर से हिंदी क्षेत्र और बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इन नेताओं ने जो है ना, सिर्फ कुर्सी और मंत्रालय के अलावा कुछ सोचा नहीं। वैकल्पिक ट्रेडिशन कैसे डेवलप होगा, कैसे रिसर्च आगे बढ़ेगा, कैसे इंस्टीट्यूशन बनेंगे, कैसे इंटेलेक्चुअल्स पैदा करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम नहीं हुआ। उसी ब्राह्मणिकल, उसी जनऊ नैरेटिव में ये लोग फंसे रह गए हैं। इसलिए मायावती जी या अखिलेश जी का अपना डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो भी धर्म में उनकी आस्था है वो अपना माने, कहें। लेकिन पब्लिक डोमेन, देखिए, घर के अंदर आप जो मर्जी है करिए, वो आपका प्राइवेट अफेयर है। लेकिन पब्लिक डोमेन में अगर आप बोलेंगे, तो पब्लिक डोमेन में आप जनता से वोट लेते हैं, जनता से चंदा लेते हैं, तो यू हैव टू आंसरेबल टू द पीपल। आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा और ये जनता को तय करना है कि उसका नेतृत्व उसके हक हकूक, उसकी सुरक्षा के लिए लड़ेगा कि मूर्ति बनवाने के लिए लड़ेगा। लेकिन फिर सत्ता में आने के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा ना सर, अकेले। अच्छा, देख ही लेते हैं ना। ये सब भूल भुलैया में मत पड़िए, आप कन्फ्यूजन मत पालिए। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के साथ में बैठा हुआ था। सर, बीजेपी तो बनवा सुन लीजिए ना, आपका मेमोरियल। नहीं, वो तो आपसे तेज है ना, उनके पास सारे संसाधन हैं, आपके पास नहीं है ना। आपके पास थिंक टैंक नहीं है। बताओ किस पार्टी के पास थिंक टैंक है जो इतिहास पे काम कर रहा है, कल्चर पे काम कर रहा है? 2 हिस्टोरियन का नाम बता दो मुझे, 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम बता दो जो इन नेताओं के पास है, 2 इकोनॉमिस्ट का नाम बता दो जो इन नेताओं के पास है, फॉरेन पॉलिसी पे बात करने वाले 2 इंटेलेक्चुअल का नाम बता दो इन नेताओं के पास है। बता दो मुझे।
तो जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे हम्म, तो आप करते रहो ना। बीजेपी तो बहुत स्मार्टली मूव कर रहा है और सबको जहाँ जहाँ से उसको तोड़ना है तोड़ के निकाल रहा है, और आप तो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं। मैंने बीच में बात आपने टोक दी कि एक बड़े नेता को मैंने कहा था कि आपको कोई अपर कास्ट वोट नहीं देगा, तो उन्होंने कहा कि रतन जी ऐसा है कि हमारे यहाँ 20-25% लोग मुझे वोट देते हैं अपर कास्ट। हमने थोड़ा हंसे, हमने कहा कि चुनाव के बाद मुझे बूथ वाइज डिटेल्स दीजिएगा। आप परशुराम की मूर्ति बना लो, कुछ भी मूर्ति बना लो, अगर उनका वर्गीय हित बीजेपी के साथ सस्ता है तो बीजेपी की ही साथ रहेगा। आप मूर्ति बनवा लो, आप पूजा करके भजन करवा लो, और सेब नाशपाती और संतरा उनको खिलाओ मिठाई, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। ये कन्फ्यूजन मत पालिए। थैंक यू, शुक्रिया। बिहार वाले पे 2 मिनट, क्योंकि वहाँ बाढ़ चल रही है। फोन करो, वो कर देंगे।